चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे और थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी दे दूंगा। तो पहला हम पढ़ेंगे कश्मीर डिस्प्यूट, दूसरा सियाचिन और तीसरा हम देखेंगे सर क्रीक। ठीक है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और इवन के ऑलमोस्ट तीनों ही डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। सबसे पहले जी कश्मीर। कश्मीर का इशू जो है ये कब रेज हुआ था? अगर इसको विद रेफरेंस टू हिस्ट्री देखा जाए तो कौन सी डेट्स थी जिसपे इशू रेज हुआ था? तो इसका आंसर नॉर्मली सिंस आफ्टर द इंसेप्शन या इंडिपेंडेंस। 14 अगस्त पाकिस्तान की डेट ऑफ इंडिपेंडेंस और 15 अगस्त इंडिया की। जैसे ही ये दो रियासतें आजाद हुई थी तो कश्मीर का इशू हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हुआ था। हुआ ये था कि अगर आप पार्टीशन प्लान को देखें और जो पार्टीशन में कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स जो कि अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी जो हदूद दरबा है उस लिहाज से नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉपुलेशन, और नंबर 3 विद रेफरेंस टू द प्रिंस ऑफ द स्टेट, उनको एक इंडिपेंडेंट आज़ादी दे दी गई थी। जो प्लानिंग कमीशन था जिसने 3-4 जून में एक पार्टीशन प्लान तैयार किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया की तरफ से ऑब्वियस सी बात है नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इसको पार्टीशन प्लान भी कहते हैं। ये पहले सेटल्ड हो गया था। अब इस पार्टीशन प्लान में कौन सी चीजें डिस्कस की जानी थी जो कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट नॉर्मली स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है कि लोग ये समझते हैं कि शायद पूरे बर्रे सगीर की पार्टीशन जो थी वो अंग्रेज करके चला गया। ऐसा नहीं था। बर्रे सगीर के अंदर जब अंग्रेज आया था तब भी बर्रे सगीर में मुगल एम्पायर खत्म होने के बाद, यानी मुगल हुकूमत खत्म होने के बाद, बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करती थी जो मुगलों के दौर में भी एग्जिस्ट करती थी। वो मुगलों के अंडर थी, लेकिन उनके जो प्रिंस थे, महाराजा थे, राजा थे, उन रियासतों के जो बड़े वली थे वो उस तरह से रियासतें चलाते थे। बहुत सी रियासतें सिखों के पास थी, मुसलमानों के पास थी और मरहटों के पास थी। इस तरह के डिफरेंट जो आप समझ लें एथनिक या रिलीजियस आइडेंटिटी के लोग थे, उनके पास वो रियासतें मौजूद थी। ऑलमोस्ट कोई 570-80 के करीब ये प्रिंसली स्टेट्स पाई जाती हैं। लेकिन इनमें तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स जो थी विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन एंड विद रेफरेंस टू द विल ऑफ द स्टेट्समैन, यानी उस वक्त का जो राजा था उसके रेफरेंस से, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का कहा। जिसमें एक स्टेट जूनागढ़ की थी जो कि अगर आप समंदरी एरिया देखें जो पाकिस्तान के साउथ के आगे है तो वहां कराची के बिल्कुल साथ ही इंडिया का एरिया शुरू हो जाता है। उधर से थोड़ा सा और साउथ में आगे जाएं तो वो एक रियासत बनती है जो ज्योग्राफिकली हमारे साथ बिल्कुल नहीं थी। लेकिन चूंकि उसके जो अमीर थे या सल्तनत के राजा थे वो मुसलमान थे, उन्होंने ये फैसला किया। दूसरी स्टेट जो थी वो कश्मीर की रियासत थी, और ये रियासत चूंकि एक सिख महाराजा के पास थी, लेकिन चूंकि प्लान जो था और उसमें जो ऑप्शंस थी वो एक नहीं थी, तीन थी। विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन, विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड विद रेफरेंस टू द विल ऑफ द स्टेट्समैन। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये रियासत ज्योग्राफिकली पाकिस्तान के बड़े करीब तरीन थी, एडजेसेंट थी, जुड़ी हुई थी। और इस रियासत कश्मीर में जो पॉपुलेशन थी, जम्मू की पॉपुलेशन स्पेशली, वो ज्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। और ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर को जब हम कलेक्टिवली उस दौर के हिसाब से देखते हैं ना, कि आज के दौर के हिसाब से जिसमें पाकिस्तान का आजाद रियासत जम्मू कश्मीर है और इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, IOK उसको पहले कहते थे, लेकिन पिछले साल से जब से हमने अपना नया मैप एक दिया है तो उसमें हम उसको लिखते हैं IIOK। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि अब हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर उसको नहीं कहते बल्कि इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है कश्मीर की उस एरिया को
जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इसकी तरफ है, जिसको पाकिस्तानी कश्मीर या पाकिस्तान में आजाद रियासत जम्मू और कश्मीर कहा जाता है, वो जो है वो एक इंडिपेंडेंट है। अभी भी उसकी एक आजाद हाल जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रेजेंस है, उनके अपने इंतखाबात होते हैं, उनकी अपनी हाई कोर्ट्स हैं, उनकी अपनी पार्लियामेंट है, यहाँ तक कि फेडरल गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ पर भी उसमें भी उनका एक कोटा सिस्टम दिया गया। तो ये तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस रियासत में हुआ क्या था? हुआ कुछ यूं था कि अपेरेंटली उस वक्त का जो राजा था हरि सिंह, उसने ये डिसाइड किया था कि वो किसी भी सूरत भारत के साथ नहीं मिलेगा। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी स्टेटमेंट थी। व्हाट वाज द रीजन? रीजन ये थी कि कुछ ऐसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स चल रही थी उस वक्त के कश्मीर के अंदर, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड थी, भारत से स्पॉन्सर की जा रही थी, और राजा के निजाम के खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी जो बादशाही या राजा के निजाम के खिलाफ थी। उस वक्त के भारत को ये लगता था कि जब ये राजा कमजोर हो जाएगा तो हमारे पास आएगा और हम फिर इसके साथ डील कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के कुछ कबायली ऐसे ट्राइबल लोग थे जिन्होंने जाके वहां पर पे जो भी मामलात उनके इंटरनल सिक्योरिटी के या जो भी चल रहे थे उसमें इंटरवीन किया। इंडिया ने अपनी 2 यूनिट्स वहां पे भेज दी, और इन रिएक्शन पाकिस्तान को भी अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज करना पड़ा। तो 1948 में पहली इंडिया पाक या इंडिया और पाकिस्तान की एक जंग होगी कश्मीर के महाज पे, ठीक है। उसमें जितना एरिया पाकिस्तान के कबायली और बाद में पाकिस्तान की फौज जितने एरिए पे जा चुके थे, इन्होंने उस पर कंट्रोल संभाल लिया। जो एरिया महाराजा के पास था उसने उसके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन साइन कर दिया, ये बाकी जो है मैं इंडिया का हिस्सा बनता हूं। पहले नहीं बना, उस दौरान उसने कहा, जिसको आज भी हमने चैलेंज किया हुआ है यूएनओ में कि ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो बाय फोर्स सेसेशन की गई नंबर 1, और अगेंस्ट द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की गई, क्योंकि जियोग्राफिकली भी वो इधर थे और लोगों की विल नहीं थी। इसी तरह रियासत जूनागढ़ को अगर हम देखें तो वहां पर भी जो रियासत के रहने वाले लोग थे उनमें इतनी मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, बट राजा जो था वो हमारे साथ इल्हाक चाहता था। चूंकि मेजॉरिटी उनके साथ रहना चाहती थी, उस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती थी, तो बाय फोर्स भारत ने उसको अपने अंदर जम कर लिया और राजा जो था उसकी बात नहीं मानी। यही प्ली पाकिस्तान ने भी फिर ली, और फिर खैर इसके ऊपर ऑनवर्ड भी जंगे होती रही। तो अब आते हैं मेज इशू पे। वो कहता है, डिस्पाइट द विल ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी इन कश्मीर, द महाराजा ऑफ कश्मीर रिफ्यूज टू ऑप्ट फॉर पाकिस्तान। What was the percentage of Muslims in Kashmir according to the census of 1941? 1941 की जो मर्दमशुमारी की गई थी, और 1941 में मर्दमशुमारी किसने की होगी? ब्रिटिशर्स ने की होगी। हुकूमत उस वक्त ब्रिटिश सोजरेनिटी चल रही थी। तो उस मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंगली मुसलमानों की पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो आबादी है 77% थी। कितनी थी? 77%। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ गया। 3 पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं। वो कहता है, when the armed revolt was broke in by Muslims that soon spread in other states of Jammu and Kashmir, and to stabilize the situation, Maharaja signed a standstill agreement with Pakistan. अब हुआ ये कि महाराजा ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सबसे पहले किसके साथ साइन किया? पाकिस्तान के साथ किया था जी। जो जैसा है, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट इसको यहां पर रखें, हम आपसे नेगोशिएट करते हैं और बाकी फिर बात करेंगे। जून 1947 में ये एग्रीमेंट पहले हमारे साथ हुआ था। क्या हुआ था? जून 1947। इसको लिख भी लें, नोट भी कर लें, बाद में काम आएगा। मैं तो कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको एक रिदम में सारी की सारी सिचुएशन आपके सामने लाऊं, लेकिन जब आपके पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज आते हैं तो वो इस तरह से नहीं आते, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जवाब देना होता है। The situation of Kashmir deteriorated during the August and September of 1947 because the Kashmiri Muslims openly revolted. By late October 1947, the tribesmen-led rebellion succeeded in. अब वो कहता है हुआ क्या था? वो कहता है हुआ ये था
कि विद इन द कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की कुछ ऐसी रियासतें थी जहां पहले ही राजा के खिलाफ रिबिलियस आ चुका था, जो कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स चल रही थी डेमोक्रेटाइजेशन उस रीजन की करने के लिए, या डेमोक्रेसी, या जो आप कहते हैं ना जमहूरियत के कुछ ऐसे मामलात, ऐसी जमातें वहां बन चुकी थी। तो वो लोग एक मूवमेंट चला रहे थे जिसको ओपनली सपोर्ट किया कश्मीरी पॉपुलेशन ने। और कौन थी ज्यादातर वहां पे पॉपुलेशन? मुस्लिम पॉपुलेशन। तो उसको जब राजा ने सप्रेस करने की कोशिश की बाय हिज आर्मी और बाय फोर्स, तो रिजल्टेंटली क्या हुआ? रिवोल्ट आ गया। जब रिवोल्ट आ गया तो इधर से फिर जो पाकिस्तान का एरिया था, यहाँ से जो पख्तून ट्राइब और एडजेसेंट एरिया जिनके वहां रिश्तेदार थे, बाकी मामला थे, इनके आपस में लिंक्स डेवलप हुए। उस लिंक्स में इन्होंने उसकी सपोर्ट के लिए वहां पर खुद साख्ता एक मूवमेंट चलाई, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर चले गए, उसमें कूद पड़े। अच्छा जी, अब इसमें इन्होंने क्या किया था? दो काम हुए थे। पहला काम ये हुआ था कि बहुत से टाउन्स जो हैं वो इन पख्तून ट्राइब मैन ने कैप्चर कर लिए थे। दूसरी बात, वहां पर बहुत ज्यादा खूरेजी भी हुई थी, जंग हुई थी। वो जंग किसके दरमियान हुई थी? दो फोर्सेस वहां पर थी। एक फोर्स तो वो थी जो कि महाराजा की ट्रेंड आर्मी थी, दूसरी फोर्स कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो भारत की सपोर्ट से महाराजा को बैक डोर से सपोर्ट दे रहे थे कि अपने लोगों के अगेंस्ट जो रिवोल्ट हो रहा है उसको खत्म किया जाए। वो लोग भी, वो ताकतें भी वहां मौजूद थी। तो फिर इन ट्राइब्स का उनके साथ भी झड़प हुई, वहां के मौजूद कश्मीरियों की भी उनके साथ झड़प हुई। इसके रिजल्ट में काफी ज्यादा मैसेकरिंग हुई। मैसेकरिंग का मतलब होता है मैस किलिंग, बड़े दर्जे पर कत्लो गारत। मुसलमान, सवाल ये किया जाता है, जो यहाँ से ट्राइब्समैन गए थे और जो वहां पर रिवोल्ट हो चुका था, उस रिवोल्ट के नतीजे में किस हद तक जो वहां के लोग थे, वो जो उस वक्त का कैपिटल था श्रीनगर, उस तक पहुंच चुके थे। तो कहा जाता है कि जब इंडिया ने अपनी आर्मी इंटरवीन की, उससे कुछ घंटे पहले जो जितनी भी ट्राइब्समैन और बाकी फोर्सेस थी, वो कोलेक्टिवली इतना ज्यादा एडवांस कर चुकी थी कि उस वक्त का जो कैपिटल श्रीनगर है उससे 4 माइल अवे रह गए थे, यानी 4 मील का फर्क रह गया था। एक बहुत बड़ी बुक है जिसमें राजा ने अपनी खुद भी कहानी लिखी है। उस बुक के मुताबिक मुसन्निफ ये कहता है, जो रेफरेंस उस बुक से लेता है, कि महाराजा ने रात के वक्त सोते हुए अपने करीबी, जो भी उसका मुलाजिम उस वक्त उसके करीब तरीन था, उसको एक ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि ये रिवॉल्वर मैं फिल करके सो रहा हूं, अगर ये लोग एडवांस करके यहाँ पर आ गए तो सुबह के वक्त तुमने पहला काम ये करना है कि मुझे नींद से जगाना नहीं, मुझे गोली मार देनी। अब आप अंदाजा लगाएं किस हद तक एडवांसमेंट हो चुकी थी और कश्मीर का मुद्दा खत्म हो सकता था। लेकिन फिर इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन की और उस लैंड में इंडिया ने क्या किया? इंटरवीन किया 27 और 28 अक्टूबर को, जो कि 27 और 28 अक्टूबर में राजा जो है उस वक्त वहां श्रीनगर बैठा हुआ है। इंडिया क्या, दिल्ली इतनी दूर है, ना कोई ट्रेवलिंग हो सकती है, ना कोई खतो खताबत हो सकती है, तो कैसे वो यहाँ पे आ गए? तो ये पूरी की पूरी फिर स्टोरी है जिसको लेके भारत आज तक चल रहा है। और हमारे एंड से कहा जा रहा है कि सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी बाय डिजाइन उन्होंने ही की थी। क्यों? क्योंकि वो इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को, इस स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिकल लोकेशन को कब्जे में लेना चाहते थे। सवाल पैदा होता है क्यों? जवाब इसका यह है कि अगर आप नक्शा देखें नॉर्थ की तरफ, तो जो नॉर्थ की टिप है वहां पर सियाचिन ग्लेशियर भी आपको मिलेगा और नॉर्थ में आपको गिलगित बल्तिस्तान भी मिलेगा। एक दरिया आ रहा है वहां गिलगित से, जो कि पीछे चाइना की तरफ से आता हुआ गिलगित में आता है और उसका कुछ पोर्शन आगे डाउन स्ट्रीम चला जाता है कश्मीर की तरफ, और बाकी का सारा एरिया काबुल में चला जाता है, जहां से जब वो वापस होके निकलता है तो उसको हम इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध कहते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में पानियों पे कब्जा करना था, हाई टेरेन्स और माउंटेन्स पे कब्जा करना था, और वो ज्योग्राफिकल लोकेलिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थी, विद रेफरेंस टू इकोनॉमी भी कह सकते हैं और विद रेफरेंस टू सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अगली बात,
Indian government accepts Maharaja's accession and still sticks to the accession, ignoring the will of the people. India's military intervened on behalf of Maharaja, let led go to the first India-Pakistan war in 1947-48 when both countries signed ceasefire. तो जाहिर सी बात है 1947 अक्टूबर में ये काम हो गया था, फिर 48 में ये सारा सिलसिला चलता रहा, तो फिर ये कैसे ये स्टैंड स्टिल की तरफ गए ना। तो कहा जाता है कि ये जो सिलसिला था ये जाकर के रुका था ऑलमोस्ट कोई 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी 1949। अब स्टैंड स्टिल का लफ्जी मतलब क्या है कि जो जब जहां की बुनियाद पर रुक जाए और एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, ठीक है, इसको सीज फायर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीज फायर। जंग खत्म हो गई थी, बाद में फिर 1971 के बाद इसको, बल्कि 1965 के बाद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, एलओसी का नाम दिया गया, जिसमें अब भारत की तरफ से अगर आप देखें तो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कुछ आर्मी की चेक पोस्ट हैं और उसके अलावा रेंजर्स ये जिम्मेदारी अदा कर रही है। वो कहता है विच डिक्लेरेशन वाज इशूड बाय द इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर 1965 वॉर। तो ऑब्वियसली बात है 65 की जंग का भी जो इम्पीटस था, जो रीजन थी, जो स्टिमुलस था, वो भी कश्मीर से शुरू हुआ था। ठीक हो गया। तो फिर एक इनकी ऑब्वियसली बात है जंग के बाद एक डिक्लेरेशन हुई और उसको क्या बोलते हैं? ताशकंद डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? ताशकंद डिक्लेरेशन। अगर 65 की जंग में देखा जाए ना, तो जो भी डिस्प्यूट रेज हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि सीज फायर लाइन जो बन चुकी थी वहां पर था, उसका रिबटल इंडिया ने कहां पे दिया था? अगर आप देखें तो उस इशू के अगेंस्ट इंडिया का जो रिबटल था वो सियालकोट सेक्टर पे आया था, लाहौर सेक्टर पे आया था। ठीक हो गया। इन एरियाज पे इंडिया ने अपनी आर्मी चढ़ा दी थी, हालांकि इशू कहां पे चल रहा था? कश्मीर के अंदर चल रहा था। तो फिर हमारा जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था ताशकंद डिक्लेरेशन। India revised the Kashmir dispute in UNO in 1948 when UNO passed the resolution in which Kashmiris were given the right of the plebiscite. Plebiscite कहते हैं हक के खुद इरादियत। वो आजाद होना चाहें, अपनी रियासत बनाना चाहें, आया वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहें, आया वो भारत के साथ मिलना चाहें। तो इसका जवाब बनता है 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949। ये दो ऐसे डेट्स हैं जिसपे इंडिया ने यानी भारत ने अपना आर्गुमेंट, अपना नैरेटिव चेंज किया था। ठीक है। पहला तो इंडिया का शुरू का नैरेटिव ये था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पहले साइन हो चुका था महाराजा के साथ, इसलिए पाकिस्तान का जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या जो भी पाकिस्तान के मामलात हैं उसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉ के तहत उधर मूवमेंट की इजाजत ही नहीं है, तो इंडियन आर्मी इसको देखेगी। बाद में फिर जब वो रेज हुआ इशू तो बात जाके सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंची और फिर ये पीस कीपिंग मिशन उनके यहाँ पे आए, तो फिर पहली दफा डिसाइड किया गया कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया तो डे वन से उसको डिस्प्यूटेड मानता ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फॉलोइंग थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर ओवर कश्मीर इन 1971 व्हेन बोथ कंट्रीज साइंड शिमला अकॉर्ड। इस शिमला अकॉर्ड की भी एक बड़ी लंबी डिटेल है और अगर इसमें देखा जाए तो 1971 में हुआ क्या था कि एक इशू था जिसको बोलते थे अगरतला साजिश। क्या बोलते थे? अगरतला साजिश। अगरतला क्या है पता है आपको? ये एक जिला है, एक इलाका है बांग्लादेश के अंदर, आज के बांग्लादेश के अंदर, जहां पे मुक्ति बानी के नाम से इंडियन आर्मी, रॉ और उस वक्त की रशिया की केजीबी मॉस्को में इन लोगों को ट्रेन किया था और पाकिस्तान के खिलाफ एक मिलिट्री आर्म मूवमेंट जो ईस्ट पाकिस्तान है वहां स्टार्ट की गई थी। और फिर आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि जब वहां पर मिलिट्री कंट्रोल करने गई उस रीजन को, उस एरिया को, तो फिर वो मुक्ति बानी के जो रिएक्शनिस्ट और मिलिटेंट थे उन्होंने आर्म अटैक किया पाकिस्तान की आर्मी पे। और वो जो आर्म्ड अटैक था उसको सपोर्ट कौन करता था? भारत करता था।
इसलिए 71 की जंग में भी भारत इन्वॉल्व था, क्योंकि यहाँ से 1600 समथिंग किलोमीटर का फर्क है, माइल्स का फर्क है। एक तरफ बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान था और एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में भारत था। तो भारत ने हमारा एरियल रूट भी बंद कर दिया था और फिर फुल फ्लेज हम इंडिया के साथ जंग में दोबारा चले गए थे। उसका जो अग्रीमेंट हुआ था उसको बोलते हैं शिमला अकॉर्ड। क्या कहते हैं? शिमला अकॉर्ड। पहले वाला जो हुआ था उसको ताशकंद डिक्लेरेशन कहते हैं और इसको बोलते हैं शिमला अकॉर्ड। ये हुआ था जुलाई 1972 में। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल सवाल है, वो कहता है ऑल द अकॉर्ड्स, resolutions, agreements on Kashmir have been failed because of India's rigidness over the matter when Pakistan's President General Pervez Musharraf called for a national debate on new options for the dispute। तो मुशर्रफ ने क्या किया था, अपने दौर में CBMs ऑफर किए थे, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट मेजर्स या CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBMs कहते हैं उसको मुशर्रफ के। ये 25 अक्टूबर 2004 को मुशर्रफ ने इस डिबेट को इनिशिएट किया था। कुछ पॉइंट्स देख लें विद रेफरेंस टू कश्मीर, सियाचिन की भी। वो कहता है सियाचिन जो है वो कितने किलोमीटर लॉन्ग, लेंथ और विड्थ के हिसाब से एक जो स्नो एरिया है और सी लेवल से 5472 जो मीटर की बुलंदी पे है। तो अगर सियाचिन की विड्थ और सियाचिन की लेंथ देखी जाए उस पहाड़ी सिलसिले की, तो ये बनता है तकरीबन 76 किलोमीटर लॉन्ग है और 2 to 8 किलोमीटर वाइड है, यानी 2 से 8 किलोमीटर। डिफरेंट एरियाज में इस टेरेन को देखा जाए तो ये वाइडर टेरेन है और ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर लॉन्ग एक एरिया है। अगला वो पूछता है कि सिंस व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बैटल्ड ओवर अ 2500 किलोमीटर ट्रायंगल ऑफ सियाचिन, तो पाकिस्तान की पहली सियाचिन के ऊपर ये जो ट्रायंगल बनता है, ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर का ट्रायंगल बनता है इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर और सियाचिन के दरमियान में, नॉर्थ की साइड पे। तो इसमें जो बैटल हुई थी पहली, वो कब हुई थी? आप लोगों को अगर अपनी जो 8th या 9th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की कुछ बुक्स याद हो तो उसमें सियाचिन इशू के ऊपर एक पूरी स्टोरी भी होती है। तो उसमें बताया जाता है कि 1984 में ये डिस्प्यूट अराइज हुआ था, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिला और ये सियाचिन जो है, एज पर इंटरनेशनल लॉ जो बाउंड्री बनती है और बॉर्डर डिक्लेयर होते हैं, ये पाकिस्तान के पास आता था। तो इंडियंस ने क्या किया था, अपनी हायर पोस्ट जो सियाचिन पे थी उनको सर्दियों में धोखे से ऑक्युपाई कर लिया था। तो एक बैटल स्टार्ट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, ये हुई थी 1984 में, 1984 में। The ceasefire line in Kashmir had only defined the line to certain specified point and from there thence north through the glaciers. This agreement mandated through the Rogged Mountains terrain up to the surveyed point NJ 9842, laying about कितने किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द श्योक रिवर फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ द फुट ऑफ द ग्लेशिएटेड रीजन। वो ये कहता है कि जब कश्मीर की एक सीज फायर लाइन डिसाइड हो गई थी 1948 में, तो उससे नॉर्थ की तरफ एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट में कितने किलोमीटर ऊपर की तरफ ये सियाचिन का पट्टी या इसका रीजन पाया जाता है? तो द आंसर इज 19 किलोमीटर। द आंसर इज 19 किलोमीटर। अगला सवाल करता है अंटिल विच ईयर 65 किलोमीटर एरिया अप टू चाइनीज बॉर्डर रिमेन्ड अनडिमार्केटेड। जी, किस साल तक, किस सन तक ऊपर की तरफ, कश्मीर से ऊपर की तरफ नॉर्थ में चाइना के बॉर्डर तक एक एरिया पाया जाता है जो कि 65 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, उसको अनडिमार्केटेड यानी उसकी कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई थी। ऑब्वियस सी बात है, ये सियाचिन रीजन ही है
और ये 1984 तक अनडिमार्केटेड था। 1984 तक अनडिमार्केटेड क्यों था कि यही कनाइवेंस के साथ और धोखेबाजी के साथ इंडिया ने अपनी आर्मी को वहां पर मोबिलाइज कर लिया था। उसके बाद वो पूछता है नेम द कंट्री देन लेड claim to the line from NJ984 northwesternly to the Korakram Pass on the Chinese border। वो कौन सा मुल्क है जो क्लेम करता है कि कश्मीर से ऊपर नॉर्दर्न लाइन NJ 9842 से ऊपर की तरफ जो कराक्रम का पास है, कराक्रम एक जो पहाड़ी सिलसिला आ रहा है, उसमें जो टेरिटरी है वो उस मुल्क की है। तो वो क्लेम किस मुल्क का है? नॉर्थ की तरफ जी, पाकिस्तान का। तभी तो ये डिस्प्यूट 1984 में आया जब इंडिया ने अपनी फौज वहां पे मोबिलाइज की, तो NJ 9842 पे क्लेम ही पाकिस्तान का है, नॉर्थवर्ड। Which agreement stated that beyond NJ 9842 the ceasefire line moved northwards the Chinese border। वो कौन सा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि NJ 9842 सीज फायर लाइन जो है ये नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, चाइनीज बॉर्डर की तरफ जाती है। इसको बोलते हैं कराची एग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कराची एग्रीमेंट। In which year Pakistan signed its border agreements with China, where the alignment of the ceasefire line was seen as linking NJ 9842 with Korakram Pass। तो इसके प्रूफ में पाकिस्तान ने क्या 1984 में इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रेजेंट किया था? हमारा चाइना के साथ 1963 में एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट में NJ 9848 यानी 9842 NJ एक रास्ता है ऊपर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जिसमें हमने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि ये जो डिमार्केटेड लाइन है ये किसकी है? पाकिस्तान की है। ठीक हो गया जी। वो कहता है इन 1950s who presented its reports to UNO in which he pointed out that Siachen Glacier fell within Pakistan's नॉर्दर्न एरियाज। इस बंदे का क्या नाम था जिसने कहा कि NJ 9842 नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की तरफ जो रास्ता जाता है चाइना के बॉर्डर तक, ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में पाया जाता है और इसमें जितनी टेरिटरी है वो पाकिस्तान की है, यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भी पाकिस्तान का। ये किस बंदे ने कहा था? ऑन डिक्सन, OWNDIXON, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। In which year India took an action that put final nail in the coffin of LOC sanctity? This was India's military intrusion into Siachen that made a no man's land into the highest battlefield in the world। जी, वो कौन सा साल था जब इंडिया ने मिलिट्री मोबिलाइजेशन इंट्रूजन किया था, इंटरवीन किया था पाकिस्तानी टेरिटरी, जिसको NJ 9842 नॉर्थ वेस्ट लाइन कहते हैं, उस लाइन में कब इंडिया ने इंटरवेंशन किया था? अभी मैं बता चुका हूं, 1984 1984 में। ठीक है, इंट्रूजन इंडिया ने किया था। असल में इसको किसी दौर में नो मैन लैंड क्यों कहा जाता था? यहाँ बर्फ ही इतनी है कि कोई बंदा ना घर बना सकता, ना रह सकता, ना कोई और चीज है। समझ आ गई ना? ग्लेशियर है ये। ठीक हो गया। और अब उसमें इंडिया ने जब इंटरवेंशन कर लिया तो ये अब दुनिया की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी है, ये भी याद रखिएगा। अगर बात का ताजे विच इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन प्लेनेट अर्थ, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, जिसमें अभी भी हायर पोस्ट जो है वो इंडियंस के पास है और उससे थोड़ा सा नीचे वाला एरिया पे जो पोस्ट है वो पाकिस्तान की है। By airlifting its forces into Siachen 1984 इंडिया occupied critically नॉर्दर्न एरियाज, या सिर्फ और सिर्फ वो जो इंडियन टेरिटरी में जो इंडियन ऑक्यूपाइड, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया, उसके साथ वाला रीजन सियाचिन का? तो आंसर इसका ये है कि इंडिया ने क्या किया था, बाय हेलीकॉप्टर अपनी जो फौज है उसको अपर पोस्ट पे पहुंचाया था, ऊपर वाली पोस्टों पे पहुंचाया था। ठीक है, तो नॉर्दर्न जितना भी इसका रीजन था, नॉर्थ में जो वाकया थी टिप, उसको फिर उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक हो गया। अगला वो पूछता है विच कंट्री ऑक्यूपाइड हाईएस्ट
heights along the LOC that allow its army to oversee the whole supply route into Siachen. जी, वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने LOC के साथ साथ कुछ सियाचिन तक मिलती और जाती हुई जो पीक्स हैं, जो टॉप्स हैं, उसको ऑक्युपाई किया हुआ है, जिससे सियाचिन को जितनी लॉजिस्टिक सप्लाई जा रही है, फूड जा रहा है, आर्मामेंट जा रही है, जो भी सियाचिन पे इंडिया लेके जा रहा है, उस पर नजर रखी जाती है। वो कौन सा मुल्क है? इंडिया पे तो नजर रखी जा रही है, पाकिस्तान। जी, वो सवाल देखे ना, विच कंट्री ऑक्युपाइड हाइट्स अलोंग द एलओसी दैट अलाउ इट्स आर्मी टू ओवरसी द होल सप्लाई रूट इनटू द सियाचिन। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये अक्सर आया भी हुआ पास्ट पेपर में। प्रेजेंटली इंडिया होल्ड्स 2/3 ऑफ द ग्लेशियर एंड कमांड्स 2 ऑफ द 3 पासेस। यानी जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, उसका 2/3 इंडिया के कब्जे में है इस वक्त। और इसी तरह उस ग्लेशियर की तरफ जो पासेस यानी माउंटेन की रेंज जा रही है, उनमें से 3 में से 2 पे इंडिया का होल्ड है। विच पास इज इन पाकिस्तानी कंट्रोल दैट ओवरलुक्स द श्योक एंड नुब्रा रिवर वैली एंड इंडियाज एक्सेस टू द लेह डिस्ट्रिक्ट। लेह आपको पता है ना, आज भी जब चाइना का पिछले साल डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो चाइनीज लेह तक पहुंच गए थे। और आज पाकिस्तान अपने खबरनामे में या मौसम की रिपोर्ट में लेह का दर्जा हरारत भी बताता है। तो ये भी एक डिप्लोमेटिक स्टांस होता है कि ये एरियाज जो हैं वो इंडिया के नहीं है, ये डिस्प्यूटेड एरियाज है। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान इंडिया का लेह का एरिया एक्सेस करता है, उसके साथ साथ नुब्रा रिवर वैली को एक्सेस करता है, और शौक का एरिया पाकिस्तान एक्सेस कर सकता है। वो कौन सा पास है? 2 पास तो उनके पास है, तो एक रास्ता फिर हमारे पास है। उस रास्ते का नाम है गेओंग ला पास, जो पाकिस्तान के पास है। यानी 3 में से 2 जो है इंडिया के पास है, भारत के पास है, एक किसके पास है? हाँ। और इंडिया के कंट्रोल में कौन कौन से पासेस हैं? बेला फोंड ला पास, बेला फोंड ला पास एंड सिया ला पास, ये इंडिया के पास है। और पाकिस्तान के पास कौन सा है जी? शाबाश, केओंग ला पास। और इंडिया टोटल ग्लेशियर का कितना हिस्सा कवर करता है? हाँ, चलें आज इसको इतना ही करते हैं, बाकी का इंशाल्लाह कल फिर जरा फ्रेश मूड के साथ